ग्लोबल आईटीआई की यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं श्रेया श्रीवास्तव और हमारी आईटीआई सेकेंड ईयर वालों के लिए एमसीक्यू सीरीज चल रही थी और उस एमसीक्यू सीरीज में हम पार्ट 19 पे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की सीरीज है आईटीआई सेकेंड ईयर वालों के लिए। इसके पहले के लेक्चर्स अगर देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में आप डाल सकते हैं आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एमसीक्यू सीरीज, तो आ जाएगा। ये उसका पार्ट 19 है, 18 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पे और आज का क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ जॉइनिंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर फाइबर ऑप्टिकल केबल। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि फाइबर ऑप्टिकल केबल में उसको जोड़ने में, फाइबर ऑप्टिकल केबल को जोड़ने में कौन सी टेक्निक यूज होती है, तो फ्यूजन स्प्लाइसिंग यूज होता है। हमने उसका आपको एक फिगर भी दिखाया था कि वो देखने में कैसे होता है और उससे कैसे हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूछ रहा है फाइबर ऑप्टिकल केबल के लिए किस प्रकार की ज्वाइनिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो हमने बताया था उस दिन फ्यूजन स्प्लाइसिंग या फ्यूजन टेक्निक का उपयोग करते हैं। जैसे हमारा वेल्डिंग होता है, सोल्डरिंग होता है, हमने पिछली क्लास में भी बताया था कि जैसे हमारा वेल्डिंग होता है, सोल्डरिंग होता है, ये सब प्रोसेस है किसके, दो मेटल को जोड़ने के। उसी तरह हमारा दो फाइबर को जोड़ने के टेक्निक को क्या कहते हैं हम, फ्यूजन स्प्लाइसिंग या फ्यूजन टेक्निक कहते हैं, ठीक। सोल्डरिंग के बारे में आपको पता है और आइए हम डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा सोल्डरिंग प्रोसेस जिसमें हमें पता होता है कि अगर सर्किट में कुछ भी ब्रेक हुआ है तो या फिर हम उसमें रांगा डाल करके सोल्डरिंग आयरन से सोल्डर करते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा सोल्डरिंग प्रोसेस। यहाँ पे दिखा रहा है कि एक एलईडी लगाई गई है पीसीबी पे और उसकी उस एलईडी को पीछे करके ही तो सोल्डर करो। कैसे करोगे, ये पीसीबी है, यहां से आपने दोनों लेग डाले, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कैसे ऐसे करके करोगे नहीं ना, उसको पलटोगे, यहां से करोगे ना। और याद रखना जब भी हम सोल्डरिंग करते हैं तो पहले लेग को मोड़ दिया जाता है, ठीक है, ताकि उसमें एकदम अच्छे से पकड़ा रहे, ठीक है। तो ये हमारा ये तरीका होता है सोल्डरिंग करने का, ठीक। 45 डिग्री पे हम सोल्डरिंग करते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं इसमें, हम जानते हैं। सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डर किया, ये हमारा सोल्डर पिघला है, सोल्डरिंग आयरन का यूज किया, कॉपर का पैड हमारा लगा हुआ है और ये हमारा एलईडी है और ये सर्किट बोर्ड है, जिस तरह से हमने आपको बताया, ठीक। ये रहा हमारा कौन सा, ये हमारा इपॉक्सी स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो तो देख लीजिएगा, ठीक है। इपॉक्सी टेक्निक में क्या होता है, अब आपको ये दिख रहे होंगे कुछ ये वुडन दिख रहे होंगे, वुडन मतलब लकड़ी के कुछ टुकड़े आपको दिख रहे होंगे कि कुछ इस तरह से फिनिशिंग दी गई है और ये कुछ कलर्स उसके ऊपर चढ़ाया जा रहा है। तो ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो हम आर्क पेंटिंग करते हैं, कौन सी आर्क पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग में मोस्टली यूज होता है। तो इस वाली पेंटिंग में हमारा लकड़ी के उस पर अलग अलग तरह करके पेंटिंग करके उसे बेचा जाता है मार्केट में, ठीक है। आप जो बहुत पेंटिंग करवाते हो, जैसे किसी को गिफ्ट देना हो तो आप उनके फोटो का पेंटिंग करवाते हो या उसका स्केच, कलर स्केच बनाते हो, तो वो लकड़ी के उस पर हमारा इस तरह से पेंटिंग केमिकल रिएक्शन करके होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इपॉक्सी टेक्निक, ठीक है। ये हमारी हो गई सोल्डरिंग टेक्निक, ये हमारी सोल्डरिंग टेक्निक, ये हमारी इपॉक्सी टेक्निक। और इसको तो सभी जानते होंगे कि ये हमारी कौन सी टेक्निक है, वेल्डिंग टेक्निक। जब हमारे दो मेटल को, दो लोगों को हमें पिघला करके जोड़ना होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वेल्डिंग टेक्निक या वेल्डिंग कहते हैं। अब ये दोनों फिगर है, ये आपको ये जो दिख रहा है ये फ्यूजन स्प्लाइसिंग के लिए जो टेक्निक यूज होती है, ये उसका डिवाइस है। क्या है, ये डिवाइस है कि इसी से होता है, ठीक है, आया समझ। ये हमारा फ्यूजन स्प्लाइसिंग हो रहा है। देखिए इसमें हम कल की क्लास में, परसों की क्लास में हमने एक फिगर देखा था, उस फिगर में हमने देखा था कि किस तरह से आप फाइबर ऑप्टिक को उसके बीचों बीच रखते हैं और फिर उसमें हम क्या करते हैं, वेल्डिंग नहीं, उसको जोड़ने का काम करते हैं। तो मुंह से निकल रहा है जो वेल्डिंग, क्योंकि अमूमन हम वेल्डिंग यूज करते हैं जोड़ने की प्रक्रिया को। तो हम जब फाइबर ऑप्टिकल की बात कर रहे हैं, फाइबर ऑप्टिक्स को जोड़ने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे क्या कहते हैं हम, फ्यूजन स्प्लाइसिंग या फ्यूजन टेक्निक, फ्यूजन टेक्निक या फ्यूजन स्प्लाइसिंग टेक्निक कहा जाता है। तो ये तरीका होता है
दो ऑप्टिक को जोड़ने के लिए अगर ऑप्टिक केबल कहीं बीच में डैमेज हो रहे हैं तो हमारा एक बहुत वेल स्किल्ड वर्कर आएगा और वो ये कार्य करेगा। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं और यही हमारा क्वेश्चन पूछा था कि ऐसी कौन सी टेक्निक है जो ऑप्टिकल फाइबर के को जोड़ने का कार्य करती है। तो हमने पिछली क्लास में भी डिफाइन किया था, इस क्लास में भी अभी बताया आपको कि फ्यूजन टेक्निक हमारी ये कार्य करती है। तो 21 का हमारा पहला आंसर हो जाएगा और इस तरह से हमने ये भी देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच सर्किट इज यूज्ड फॉर द वेव गाइड डिस्पर्सन। तरंग गाइड फैलाव के लिए किस सर्किट का उपयोग किया जाता है। हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था कि वेव गाइड की बात हो रहा है। वेव गाइड यानी लाइट की बात हो रहा है। किसकी बात कर रहा है, हमारा लाइट की बात कर रहा है। अब लाइट डिस्पर्सन की बात कर रहा है तो लाइट में ट्रांसमिशन के लिए हमारा जो डेटा लेके जाता है वो किस में यूज होता है, क्या किसी और केबल में यूज होता है, नहीं। हमें पता है कि हमने पढ़ रखा है ये ऑप्टिकल फाइबर यूज होता है। इसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल में वेव गाइड या हम लाइट के फॉर्म में ले जाते हैं डेटा ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, तो ये विच सर्किट यूज फॉर द वेव गाइड, तरंग गाइड फैलाव के लिए। तरंग गाइड फैलाव के लिए किस सर्किट का उपयोग करते हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर सर्किट का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऑक्सीलेटर आपको पता है कि ऑक्सीलेशन का काम करता है, दोलन का कार्य करता है। और डीमॉड्यूलेटर आपका क्या करता है, मॉड्यूलेशन हुई प्रक्रिया को वापस से डीमॉड्यूलेट करके आउटपुट में अगर हमें लेना होता तो हम ले लेते हैं। तो इसके आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछ रहा है विच डिवाइस इज यूज्ड एज द लाइट सोर्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड हाई डेटा रेट एप्लीकेशन। long distance and high data rate application in the fiber optic cable communication, fiber optic communication। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक संचार में लंबी दूरी और उच्च डेटा दर अनुप्रयोगों के लिए प्रकाश स्रोत के रूप में किस उपकरण का उपयोग करते हैं। पूछ रहा है लंबी दूरी तक हमें अपनी डेटा भेजनी है। ठीक, हमें इंफॉर्मेशन जो भी है हमारे पास उसे लंबी दूरी तक भेजना है। तो इसके लिए हम ऑप्टिकल फाइबर में क्या उपयोग करेंगे। हमने पढ़ा था, कल हमने कहा था कि जो सोर्स होता है जहां से हमारी लाइट निकल रही है सोर्स के लिए, तो उसकी बात हमने की थी। एलईडी और लेजर के बारे में बात किया था। कल हमने आपको डिफरेंस भी दिखाया था कि एलईडी कहाँ यूज होती है और हमारी लेजर कहाँ यूज होती है। जब हमारी शॉर्ट डिस्टेंस की बात हो यानी छोटे दूरी की बात हो रही है तो हम एलईडी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर वो हमारी बात हो रही है लंबी दूरी की तो वहां पे हम लेजर यूज करेंगे। ठीक है, और दूसरा हमने बताया जब हाई डेटा ट्रांसमिट करना हो तो हम लेजर की उपयोग करेंगे, लो डेटा ट्रांसमिट करना हो तो हम एलईडी का उपयोग कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट किया था। तो अब इसको बताने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने पिछली क्लास ली है। अब जब पिछली क्लास ली है तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि हाई डेटा की बात कर रहा है और साथ ही साथ लॉन्ग डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो लेजर डायोड हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया कि लेजर डायोड हमारा आंसर कैसे होगा, क्योंकि हमने पिछली क्लास में भी ये पढ़ा था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच डिवाइस इज यूज्ड एज द लाइट सोर्स फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। अब देखो शॉर्ट डिस्टेंस छोटी दूरी की बात कर रहा है यहाँ पे, और लो डेटा रेट एप्लीकेशन की बात कर रहा है, लो डेटा रेट एप्लीकेशन की बात कर रहा है। और अभी पिछले क्वेश्चन में हमारा ज्यादा की बात कर रहा था, लंबी दूरी की बात कर रहा था। तो हमने तब बताया कि लेजर, और फिर हमने किसका नाम लिया, लाइट एमिटिंग डायोड का। तो क्या होगा हमारा लाइट एमिटिंग डायोड यानी कि एलईडी की बात कर रहा है। तो एलईडी जो है हमारा जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो कम दूरी के लिए करता है और साथ ही साथ हमारा वो लो डेटा ट्रांसमिट करता है। ठीक, लो डेटा रेट से हमारा एप्लीकेशन में यूज होता है जहां पे लो डेटा रेट जरूरी होता है। ठीक, तो होप 24 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टेक्निक हैज रिप्लेस द कॉपर वायर इन कोर कम्युनिकेशन नेटवर्क। कॉपर वायर को कौन रिप्लेस कर पाया है। अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की कि एक जगह से दूसरी जगह हमारा सिग्नल पहुंचाना, एक जगह से दूसरी जगह हमारा
ट्रांसमिशन के लिए यूज करना है तो कॉपर वायर मोस्टली यूज होता है, सबको पता है। तो कॉपर वायर को कौन रिप्लेस कर पाया? तो कॉपर वायर को कौन रिप्लेस कर पाया? ऑप्टिकल फाइबर केबल। अब हिंदी में पढ़ लेते हैं। कोर संचार नेटवर्क में तांबे के तार की जगह किस तकनीक ने ली है? कि कौन सी तकनीक है जो तांबे की तार की जगह ले ली है? तो वो हमारा ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन है, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। क्योंकि इसमें डेटा बहुत तेजी से ट्रांसफर होता है, बहुत सारे रीजन इसके। हमने एक पूरी स्लाइड बनाई थी कि इसमें क्या क्या एडवांटेज है। बहुत तेजी से डाटा ट्रांसमिट होता है, हमारा डेटा का लॉस नहीं होता है, बीच में इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो इस तरीके से हमारा क्या यूज होता है? ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन यूज होता है। सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा हाई डिमांड है इस टाइम, तो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, लाइट के फॉर्म में, लाइट के स्पीड में हम डेटा आसानी से जल्दी ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो 25 का हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What is the effect on the angle of incident of light is made greater than the critical angle? सुनिए ध्यान से। यदि प्रकाश का क्रिटिकल एंगल कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस से अधिक होता है तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है? अब देखिए डायग्राम से समझेंगे बहुत आसानी से समझ जाएंगे, वरना आप इसको रट भी सकते हैं, बट रटने की जरूरत नहीं। जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब कह रहा है ये हमारा जो ये जो 90 डिग्री बन रहा है, ये हमारा क्या है? क्रिटिकल एंगल है। ठीक है, अभी समझ लेते हैं फिर हम इसको रब करेंगे। ये हमारा क्रिटिकल एंगल है। अब कह रहा है जब हमारा लाइट रेस का इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी जो रे डाली जा रही है, ये हमारा प्लेन है, यहां से हमारी रे जा रही है। तो अब ये जो प्लेन है ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। ये दिख रहा, ये 90 डिग्री का हमारा कोण बना रही है। तो इसको कह रहा है कि क्या होगा यदि ये कोण इससे क्रिटिकल एंगल कोण से अधिक हो जाएगा तो क्या होगा देखते हैं। जैसे ये 90, देखो यहां देखो इस वाले मीडियम में चली गई, तब तो ये क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, देखो ये रिफ्रैक्शन रे लिखा हुआ है। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट कर रही है तो वो रिफ्रैक्शन रे कहला रहा है। ठीक, जिसको हम कह रहे थे हिंदी में अपवर्तन होना, ये अपवर्तन हो रहा है। परावर्तन कैसे होता है? देखो ये हमारे इंसिडेंट किए, उसके बाद क्रिटिकल एंगल ये जो 90 डिग्री वाला बाउंड्री समझ लो, ठीक, इससे अधिक हो गई तो इससे भी अधिक हो गई। ये तो इससे कम है ना, रिफ्रैक्शन रे क्रिटिकल एंगल से कम है। ये जैसे ही अधिक होगी, मतलब यहां से ऐसे ये यहां जाएगी तो ये बिल्कुल क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गई, लेकिन जो ये रे है वो वापस यहां आ गई। ठीक, इसका मतलब इससे अधिक हो गई तो हमारा क्या होगा? रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन? बताइए, हमारा क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा हमारा? रिफ्लेक्शन। अभी हमने समझाया कैसे रिफ्लेक्शन होगा। क्वेश्चन बोल रहा है और हम इसको समझा भी रहे हैं कि इंसिडेंट रे क्रिटिकल एंगल से अधिक हो रही है तो वापस से उसी मीडियम में आती है, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? वापस से उसी मीडियम में आ जाएगा। अब जब वापस से उसी मीडियम में आए तो हम उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं आप? रिफ्लेक्शन, परावर्तन कहते हैं उसको। तो क्या होगा हमारा? रिफ्लेक्शन ऑकर होगा या फिर परावर्तन होगा। तो इस डायग्राम से आपको समझ में आ गया, हमने कल भी अच्छे से समझाया था ये डायग्राम कि रिफ्रैक्शन कब होता है, रिफ्लेक्शन कब होता है, आपको अब तक तो आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है हमारा? व्हाट इज द नेम ऑफ लॉस occurring due to bend of finite radius in the optical fiber cable? In the optical fiber cable में परिमित त्रिज्या के मोड़ के कारण, किसके? मोड़ के कारण होने वाली हानि का नाम क्या है? अब बच्चों को तो रट लिए होंगे कि ये वाला होगा। अब कैसे होगा ये हम बता रहे हैं।
सबसे पहले अगर किसका नाम लिया, लॉस की बात कर रहा है, ठीक, कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में अगर हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो उस समय लॉस की बात कर रहा है। तो हम ये आपको बताना चाहते हैं, लॉस यानी अटेन्युएशन या डिस्पर्सन, जिसको हम छिड़न कहते हैं, अटेन्युएशन, इसको हम कहते हैं छिड़न। यानी जो हमारी डेटा है, जो हमारी सिग्नल उसमें छिड़ हो गई है, ठीक, उनकी वैल्यू कम हो रही है, वो कम हो रहे हैं, उसको अटेन्युएशन कहते हैं, ठीक। डिस्पर्सन मतलब फैलाव होता है। इस वाले टॉपिक को थोड़ा धीरे पढ़ रहे हैं, ठीक। अटेन्युएशन मतलब छिड़न, डिस्पर्सन मतलब हमारा फैलाव। जब डाटा हमारी, जो डेटा हमारे पास है उसमें छिड़न होने लगे, मतलब हमने भेजा कुछ, ठीक, उसकी वैल्यू तो वही की वही थी, जैसे हमने 1011 भेजा तो वैल्यू तो 1011 हो गई, लेकिन इसकी पावर लूज हो गई, ठीक। हम स्कूल जा रहे हैं, अगर हम बैग लेकर के ITI कॉलेज जा रहे हैं तो हम स्टार्टिंग में तो बहुत एनर्जी में रहते हैं, वापस आते हैं तो भी हम वही रहते हैं। क्या आपका अगर नाम है कि राहुल, तो क्या राहुल से कुछ और बन जाओगे? नहीं, वो नहीं होता ना, तो राहुल ही रहोगे। लेकिन आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, क्योंकि आप दिन भर पढ़े हो, इधर खेले हो, कूदो हो, मस्ती मजाक किए, जो भी किए हो, उसकी वजह से आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो ठीक उसी तरह से इसकी पावर लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से कि हम इसको क्या कह रहे हैं, अटेन्युएशन। आया समझ? हमने पिछली क्लास में भी अटेन्युएशन समझा था, यहाँ पे भी हमने अभी समझाया कि अटेन्युएशन क्या होता है, कैसे होता है। अब एक होता है डिस्पर्शन यानी फैलाव, ठीक है। यानी कि आप अगर किसी डेटा को भेज रहे हैं तो वो अपना रूप बदल लेती है। अब रूप बदल लेती है कैसे समझेंगे हम? अब इसमें तो हम ITI वाला एग्जांपल नहीं दे सकते। दूध देखा है सबने, सबके घर आता होगा दूध, ठीक है। जब दूध फट जाता है तो क्या वो दही का रूप ले लेता है, फिर उसके बाद पनीर हम उसमें से निकाल लेते हैं, मतलब थोड़ा ज्यादा थक्का तो हम पनीर निकाल लेते। तो क्या दूध का ही रूप बदला? यानी कि फैलाव आ गया। इस तरह से समझो कि हमारा जो डेटा हमने भेजा, ठीक है, जब इसमें लॉसेस होना स्टार्ट हुए, यानी जब दूध खराब होना स्टार्ट हुआ, उसने अपना रूप बदल लिया। आया समझ? उसी तरह से हमारा डेटा भी है कि जब इसमें लॉसेस हो रहे हैं तो लॉसेस की वजह से हमारा रूप बदल लिया है ये, और फैलाव हो गया, ऐसा डेटा डिस्पर्स हो गया, ठीक, स्कैटर हो गया। उसके बाद आपकी डेटा धीरे धीरे गायब भी हो जाती है। आया समझ? अब हम यहां चलते हैं, इसका आंसर भी बताएंगे, बट पहले इसको समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने जो भी समझाया वही है। अटेन्युएशन यानी पावर रिड्यूस होना, डिस्पर्शन यानी स्प्रेड्स द पल्सेस, पल्सेस जो हमने भेजी थी उसको स्प्रेड कर रहा है। भेजा कुछ था, मिला कुछ, यानी दूध रखा था, दूध खराब हुआ, लेकिन हमें क्या मिला? हमें पनीर मिला, फट गया वो, ठीक है। अटेन्युएशन रिड्यूस पावर। अब ये देखिए यहाँ कुछ डेटा लिखा हुआ है 1001, यहां भी 1001 लिखा है। इसका मतलब है कि डेटा तो वही मिल रहा हमें, ठीक, जो हमारा राहुल गया था वही राहुल वापस आया। लेकिन अब हम जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए डेटा का एनर्जी देखिए कितना हाई है कि नहीं है, और यहाँ पे डेटा की एनर्जी देखिए लो हो गया, ठीक। तो इसी तरह कुछ लॉसेस हुए जिसकी वजह से इसकी एनर्जी लो हो गई, यानी पावर लॉस हो गया, पावर कम हो गया। होप ये समझ में आ गया होगा कि अटेन्युएशन कैसे होता है। अब डिस्पर्शन समझते हैं। हमने डेटा दिया 101, ठीक है, डेटा हमारा बदल गया, क्या हुआ? बदल गया, फैलने लगा, और ये देखो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 111। क्या हमने 111 दिया था? नहीं, हमने तो 101 दिया था। डेटा हमें 111 मिल रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, कुछ लॉसेस हुए हैं। तो इस लॉस को क्या कहते हैं? डिस्पर्सन लॉस, या फिर कह लो इसको हम फैलाव या स्कैटरिंग लॉस, फैलाव कह लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, एज ए पल्स ट्रेवल डाउन अ फाइबर डिस्पर्सन कर्व। ये डिस्पर्सन बता रहा है, देखो किस तरह से डिस्पर्सन हो रहा है। कल पल्सेस स्प्रेड होना स्टार्ट करती हैं, ठीक, फैलना स्टार्ट कर देते हैं। दिस लिमिट द डिस्टेंस एंड द बिट रेट ऑफ डेटा ऑन एन ऑप्टिकल फाइबर। जो हमने समझाया है ठीक वही लिखा हुआ है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ है। अब जब हम एटेन्युएशन की बात कर रहे हैं तो एक चीज और ध्यान रख लीजिए, ये हमारा एटेन्युएशन है,
देखिए ये एक फॉर्मूला है, ये भी पूछ सकता है, इसमें समझा दे रहे हैं। ये हमारा अटेन्यूएशन है। कैसे निकालते हैं अटेन्यूएशन, कैसे हम छिड़न निकाल लेंगे फाइबर ऑप्टिकल केबल के लॉसेस के, तो इस तरह से निकालते हैं। ये हमारा अटेन्यूएशन है जिसको हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा है डेल लॉग पी आउटपुट और पी इनपुट, मतलब आउटपुट पावर और पी इन मतलब इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर और इनपुट पावर को हम डिवाइड कर देंगे तो हमें ये अटेन्यूएशन मिल जाता है। अब आप एक चीज याद करो कि ये चीज लिखा हुआ पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट क्या होता था, गेन होता था। गेन यानी कि कितना हमें फायदा मिल रहा है, और ये क्या है अटेन्यूएशन यानी कम कितना हो रहा है। बट फॉर्मूला थोड़ा ना बदल जाएगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा। तो जहां भी आउटपुट अपॉन इनपुट होगा वो समझ लेना गेन का ही शो कर रहा है। यहाँ पे हमने पढ़ा अभी अटेन्यूएशन। अब जब अटेन्यूएशन पढ़ा है तो इसके टाइप भी पढ़ लेते हैं। एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है सैचुरेशन एंड एक होता है हमारा रेडिएटिव लॉस, ठीक है। एक होता है हमारा एब्जॉर्प्शन, बी ये हमारी स्कैटरिंग हो गई, और ये हो गया हमारा रेडिएटिव वाला। ठीक, ये हमारा सी है। तो हमने अभी क्या देखा, लॉसेस क्या होते हैं, लॉसेस कितने टाइप के हो सकते हैं, और इन लॉसेस में भी कितने हमारे हो रहे हैं। तो बेसिक अटेन्युएशन हमारा 3 प्रकार का होता है। एब्जॉर्प्शन जिसमें हमारी डाटा एब्जॉर्ब होती है, स्कैटरिंग डाटा हमारी बिखर जाती है, और तीसरा है रेडिएटिव लॉस। अब हमारा ये क्वेश्चन होता है, ये दोनों तो समझ में आ गया, नाम से पता चल रहा है एब्जॉर्ब कर ले रही है, और हमारा स्कैटरिंग क्या कर रहा है, स्कैटर कर दे रहा है। तो रेडिएटिव लॉसेस क्या होते हैं, जब किसी ऑप्टिकल फाइबर में डेटा जाती है यानी हमारी लाइट जा रही है तो ये बेंड हो जा रही है। ये जो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फिर रब करेंगे उधर का, ठीक है। वो भी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब थोड़ा सा रब किया जाए समझाने के लिए, ठीक है। ये भी आपने लिख ही लिया होगा। अब देखिए हमने क्या कहा कि डेटा जब जा रही है, लाइट रेज जा रही है, तो ये अपने एंगल से बेंड हो जा रही है। ये रहा हमारा ऑप्टिकल फाइबर का कोर, यहाँ पे लॉसेस होना शुरू हो गए कोर के अंदर। तो जैसे लॉसेस होना शुरू हो रहे हैं तो इसको जाना तो इस पास से था, ऐसे 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 करके जाना था यहाँ तक, लेकिन क्या हुआ, ये अपने पाथ से बेंड हो गया। तो जब भी हमारी लाइट रेज या जो भी हम डेटा दे रहे हैं ट्रांसमिशन के समय अपनी जगह से बेंड हो जा रहे हैं, यानी अपनी जगह से वो हो जाए, हट जाए, उसको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट कह सकते हैं। जैसे कि आप पढ़ते समय अगर आपको गाना सुनाई दे दे तो आप उस गाने की तरफ बोल करने लगते, तो वो डिस्ट्रैक्शन है। तो आपका फोकस कहीं और जाना था कि पढ़ लिख करके अच्छा जॉब पाना था, लेकिन आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो उसी तरह हमारा डेटा के साथ हो रहा है कि हमारी यहाँ डेटा जा रही है और ये हमारी जाते हुए लॉस हो गई, तो ये अपना बेंड कर ली, तो हमें डाटा नहीं मिला है या फिर गलत मिला। उसी तरीके से हमारा ये भी देखिए, ये भी वही कार्य हो रहा है। क्या हमारी लाइट वेव ऐसे जानी चाहिए थी? नहीं। जैसे मान लो यहाँ थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ और यहाँ से बिल्कुल सीधा जाना चाहिए था, ये डिस्पर्स होते हुए यहाँ भी निकल सकती। तो कुछ इस तरह से होता है हमारा बेंड, और इसको हम कहते हैं रेडिएटिव लॉसेस। ये किसके अंडर में आता है? सब अटेन्यूएशन के ही अंदर में आता है। पहला है एब्जॉर्प्शन, दूसरा है हमारा स्कैटरिंग, और तीसरा है हमारा रेडिएटिव लॉसेस। ठीक है, होप ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। हाँ, अब हम यहां आते हैं और हम देखते हैं कि हमारा क्या पूछा था। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल में परिमित त्रिज्या के मोड़ के कारण, अभी हमने दिखाया मोड़ वाला केस के कारण होने वाली हानि का नाम बताइए। तो मोड़ के कारण होने वाली हानि अभी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, रेडिएटिव लॉस कहते हैं इसको, ये समझ में आ गया होगा।
अब जैसे हमने एक नाम लिया था अभी यहाँ पे डिस्पर्सन वाला ना, जैसे उसके दो टाइप थे वैसे हमारे इसके भी दो टाइप है, एक इंटर और एक इंट्रा। इंटर मोड डिस्पर्शन और एक इंट्रा मोड डिस्पर्शन। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, इंटर मोड डिस्पर्शन और इंट्रा मोड डिस्पर्शन। अब इसमें कुछ आपको बताने लायक बचा नहीं है। ठीक है, इंट्रा मोड इंटर मोड डिस्पर्शन, इंट्रा मेटल और इंटर मेटल डिस्पर्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ये इंटर और इंट्रा ही होता है, इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट था वो सारा को बता दिया गया। होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। Which loss is related to the fiber material? अब कौन सा लॉस है जो फाइबर मटेरियल यूज फॉर ऑप्टिकल लॉस? अच्छा, ये चीज आपको बताना भूल गए थे, जो ये है ये वाला और ये वाला, ये दोनों लॉस मटेरियल से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग कैसे हो रही है ये भी समझ लेते हैं। एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग, जैसे कोर के अंदर हमारा जो भी मटेरियल यूज हुआ है, जो भी लेपित हुआ होगा, उसकी वजह से हमारा वो जो मटेरियल है वो एब्जॉर्ब करने लगता है किसको, लाइट रेज को या डेटा को। तो ये कौन से टाइप का है, मतलब कैसे होता है हमारा, क्योंकि मटेरियल की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, मटेरियल की वजह से। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमने अभी देखा कि जो ये मुड़ जा रहा है इसकी वजह से ये हो रहा है, तो ये वाला भी तो पूछेगा ना कि किस वजह से हो रहा है। तो एब्जॉर्प्शन या स्कैटरिंग किस वजह से होता है, इनके मटेरियल लॉसेस में आता है। ये मटेरियल लॉसेस मतलब मटेरियल जो यूज हुए उनकी वजह से ये लॉसेस आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन भी आ गया। वापस से यहाँ समझाने से अच्छा मैंने वही समझा दिया। विच लॉस इज रिलेटेड टू द फाइबर मटेरियल? फाइबर मटेरियल यूज, कौन सा लॉस है जो फाइबर मटेरियल यूज हुआ है ऑप्टिकल फाइबर में, उससे रिलेटेड है। ऑप्टिकल संचार के लिए प्रयुक्त फाइबर सामग्री का संबंध किस नुकसान से है? तो हमारा अभी हमने बताया अब्जॉर्प्शन, इस फाइबर मटेरियल के लॉसेस हमारे एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है। ठीक, डिस्पर्सन तो हमारा क्लैडिंग में जाकर के डिस्पर्स हो जा रहा है। ठीक, एब्जॉर्प्शन हमारा क्या है, मटेरियल से रिलेटेड है। मटेरियल ऐसा यूज हुआ है जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, कभी कभी अगर टंग ऑफ स्लिप हो जाए तो मैनेज हो जाता है, वैसे हम सही कर देते हैं। देखिए, कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया था जिसकी वजह से वीडियो रुक गई थी। अब आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, व्हाट इज द काउंट रेंज ऑफ 3 डिजिट डीपीएम? काउंट रेट ऑफ 3 डिजिट डीपीएम। अब डीपीएम लिखा हुआ है तो इसके पहले हम ये जानते हैं कि पीएम क्या होता है। पीएम मतलब पैनल मीटर। ठीक है, और ये दो टाइप के होते हैं हमारा, एक एपीएम और एक डीपीएम। ठीक है, एपीएम यानी कि एनालॉग पैनल मीटर। उसी तरह हमारा जो दूसरा टाइप होता है वो होता है डीपीएम यानी कि डिजिटल पैनल मीटर। ठीक, एक तो ये चीज। अब पीएम क्यों लिखा हमने कि पीएम मतलब पैनल मीटर, ऐसी डिवाइस, ऐसा मीटर जो क्या दिखा रहा है, एनालॉग इंफॉर्मेशन भी दिखाता है और डिजिटल इंफॉर्मेशन भी डिस्प्ले करता है। ठीक, इसका काम होता है डिस्प्ले करने का। तो ये हो गया हमारा पैनल मीटर, और इसके दो टाइप्स होते हैं हमारा, एपीएम और डीपीएम। ठीक, एपीएम का मतलब एनालॉग पैनल मीटर और डीपीएम का मतलब होता है डिजिटल पैनल मीटर। अब आइए थोड़ा सा आगे हम कुछ चीजें समझ लेते हैं। ये आपको एक अमीटर दिख रहा होगा, अमीटर, वोल्ट मीटर, ये सब क्या होते हैं हमारे, ये कैसे डिवाइस होते हैं, एनालॉग डिवाइस होते हैं, यानी कि एनालॉग डिस्प्ले डिवाइस। तो ये क्या करते हैं, एनालॉग इंफॉर्मेशन को, यानी कि आप इसको रीडिंग जो होता है ये कंटिन्यूस आगे पीछे हो करके आपको डिस्प्ले दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि ये एक डिजिट आपको दिखा देगा और आप उसको पढ़ लोगे, इसमें ह्यूमन ब्रेन का भी उपयोग करना होता है। ठीक है, तो ये हमारा एमीटर है, आप इसमें देख सकते हैं, ये हमारी निडल है। ठीक है, ये हमारी
नीडल है, ये नीडल है और ये हमारा जो है मीटर स्केल है। क्या है हमारा? मीटर स्केल। अब इसमें हम जब हमें करंट नापनी होगी तो हम इसको लगाएंगे और इससे ये एमीटर हमारा शो करेगा कितने एम्पियर करंट है। तो ये हमारा एपीएम का एग्जांपल है। किसका? एपीएम का एग्जांपल है। ठीक, और आपके सामने ये दिख रहे होंगे और ये दिख रहे होंगे, ये भी डिस्प्ले डिवाइसेस हैं और ये डिजिटल डिस्प्ले डिवाइस है। तो ये किसका पार्ट है? डीपीएम का पार्ट है। ये डीपीएम का पार्ट है। ये भी हमारा 7 सेगमेंट डिस्प्ले है जो कि किसका पार्ट है? हमारा डीपीएम का पार्ट है। अब देखिए यहाँ पे आपको नंबरिंग दिख रही है, तो ये जो डिवाइस होती है ये कैसे डिस्प्ले करती है? ये हमारा नंबर के फॉर्म में शो करती है, डिस्प्ले करती है। ये अल्फा न्यूमेरिक डिस्प्ले है, इसमें अल्फाबेट्स भी दिखते हैं। जैसे आप स्टेशन पे जाते हैं तो वहां पे एक टाइमर वाला डिस्प्ले होता है, इसमें टाइम दिखाता है। बट एक डिस्प्ले होता है जहां पे सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, कौन सी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, तो उसमें हमारा ट्रेन का नाम भी लिखा होता है। तो वो कैसे होता है? हमारा अल्फा न्यूमेरिक डिस्प्ले उपयोग करके होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये है हमारी 7 सेगमेंट डिस्प्ले। अब देखिए 7 सेगमेंट डिस्प्ले में हमारी ये एलईडीज गिनिए कि ये एलईडीज कैसे वर्क करती है। पहले तो हर एक सेगमेंट का 20 मिली एम्प दिया जाता है। 20 मिली एम्प इसको करंट दिया जाता है हमारा डिस्प्ले में। देखिए 7 सेगमेंट, 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए इसका नाम पड़ गया 7 सेगमेंट डिस्प्ले। अगर ये पूरी एलईडी दिखानी है या फिर हम कह ले अगर हमें 8 डिस्प्ले करवाना है, ये 8 है, अगर 8 डिस्प्ले कराना है, क्वेश्चन आ गया आपसे कि अगर 8 लिखवाना है डिस्प्ले में तो ये हमारा कैसे होगा और इसका कितना करंट ये लेगा। तो इस हिसाब से अगर एक सेगमेंट यानी एक एलईडी, इसको सेगमेंट कहते हैं, ये जो एक है उसको एक सेगमेंट, इसको 2 सेगमेंट, इसको 3, इसको 4, इसी तरह से हमारे 7 है। तो ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले करा रहा है। एलईडी हमारी 8 यूज होती है, ये हमारी इंडिकेटर एलईडी होती है। ठीक है, एलईडी 8 यूज होती है, इसमें सेगमेंट्स हमारे 7 होते हैं, इसलिए इसका नाम है 7 सेगमेंट डिस्प्ले। अब मान लो कि 8 डिस्प्ले कराना है हमें, तो अब 8 कैसे डिस्प्ले होगा? हमारा सेगमेंट का 20 मिली एम्पियर, तो 7 सेगमेंट का कितना हो जाएगा? 140 मिली एम्प हमारा करंट देंगे तो हमारा ये 8 डिस्प्ले कर देगा। अब एक चीज और जान लीजिए यहाँ पे कि जो ये एलईडीज है इसकी नंबरिंग कैसे होती है, मतलब ये कैसे वर्क करती हैं। ठीक, अगर देखो कैसे स्टार्ट होगा, ये अल्फाबेट के रूप में होती है, नंबर्स के रूप में नहीं होती है। जैसे बाकी एलईडी होती है उसमें नंबरिंग लिख रहती है, पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3, 4, 5 ऐसे करके होता है। बट ये जो 7 सेगमेंट होती है इसमें ऐसे होता है, हमारा ए एलईडी, बी, सी, डी, ई, एफ और बीच वाला हमारा जी होता है। तो ए बी सी डी हमारा इस तरह से होगा, जैसे क्लॉकवाइज। अगर ध्यान दो तो क्लॉक हमारी ऐसे चलती है, क्लॉकवाइज में चलोगे तो हमारी ए बी सी डी ई एफ और बीच वाला हमारा एफ हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये आपके सामने एक इंडिविजुअल सेगमेंट डिस्प्ले का टेबल है। अब ये किस लिए है कि हमारी मान लो 1 हमें ग्लो करवाना है, हमारी जो डिस्प्ले है इसमें हमें 1 ग्लो करवाना है। तो इस 1 ग्लो करवाने के लिए हम कौन कौन सी एलईडी को ऑन करेंगे? तो कौन कौन सी एलईडी ऑन रहेगी? हमारी एलईडी बी और सी। अब इसमें देखिए आप 1 अगर ग्लो करवाना है तो एलईडी हमारी बी और सी ऑन है, बाकी सारी एलईडी ऑफ है। ठीक है, बाकी सारी एलईडी ऑफ है। इस वाले एलईडी को कनेक्शन देंगे और इस वाले एलईडी को कनेक्शन देंगे, तो ये हमारा 7 सेगमेंट डिस्प्ले में 1 डिस्प्ले हो जाएगा। अगर 0 डिस्प्ले करवाना है आपको तो आप सभी को पता है, आप यहां थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि 0 कैसे लिखा जाता है। अगर इस तरह से कर दिया 0 लिखा जाएगा, यानी जो बीच वाली है इसको ऑफ करके, यानी जी ऑफ रहेगी, बाकी सब ऑन रहेगी। ठीक है, इसी तरह से 2 भी डिस्प्ले होता है, 3 भी डिस्प्ले होता है, 4 5 6 7 8। ठीक है, और 9 भी हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। देखिए 9 हम लिखते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हमारी 7 सेगमेंट डिस्प्ले वर्क करवाती है कि हर एक सेगमेंट को 20 मिली एम्प मिलेगा तो ये वर्क करेगा
और ये एलईडी ग्लो करेगी और हमें दिखाएगी आउटपुट में कितने नंबर दिख रहे हैं। तो ये हो गया 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ठीक, एपीएम समझ लिया, डीपीएम समझ लिया और ये एलईडी समझ लिया। अब ये आपके सामने एक हम लीड डिस्क्रिप्शन लेके आए हैं। जैसे देखो कैसे है, यहाँ पे ये वाली लाइन ए है, बी पिन है, ये पिन ए पिन बी, ठीक, उसके बाद पिन सी, पिन डी, पिन ई और एफ जी। बीच वाली हमारी अंदर से कॉमन रहती है, मतलब अंदर से ये जुड़ी रहती है और ये कॉमन का काम करती है ग्राउंड देने का। ठीक है, इस पे अगर पॉजिटिव हम सप्लाई देंगे तो इस पे ग्राउंड देंगे, इस पे अगर पॉजिटिव देंगे तो इस पे ग्राउंड देंगे। इस तरह से हमारा ये काम करता है। ठीक है, और ये वाली जो डॉट है, हमने क्या कहा 7 सेगमेंट है, बट एलईडीज की पिन और एलईडीज हमारी देखिए यहाँ पे एक डॉट वाला है, इसको हम क्या कहते हैं डॉट। ये जो डॉट का कनेक्शन है वो जो ये है वो इसके लिए है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब 3 डिजिट डीपीएम क्वेश्चन में हमारा पूछा है, 3 डिजिट डीपीएम की बात कर रहा है। तो हमने अभी डीपीएम पढ़ लिया कैसे होता है, और अगर 3 डिजिट डीपीएम की बात कर रहा है तो 0 से 999 तक ये काउंट कर सकता है। कितना काउंट कर सकता है? 0 to 999 काउंट आराम से कर लेगा। ठीक है, अब एक चीज और जानिए, जो डीपीएम सर्किट होती है उसमें कैसे सर्किट बने होते हैं? वोल्टेज डिवाइडर सर्किट लगे होते हैं। वोल्टेज डिवाइडर, ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट यूज होते हैं। ठीक है, और यहां हमारा इसका आंसर हो जाएगा 0 to 999 हमारा 3 डिजिट डीपीएम की बात अगर की जाएगी तो। और अगर इसकी सी जो ऑप्शन है इसकी बात की जाए हमारी, तो ये 3.5 का होता है। ये किसका होता है? अगर इसकी बात करेंगे तो 3.5 डीपीएम कहेंगे इसको। तो इसके लिए ये वाला हम यूज करते हैं सेगमेंट। तो हमारी काउंटिंग कहां से कहां तक हो जाएगी? 0 to 1999। और ये 0 to 100 के लिए अलग कुछ नहीं यूज होगा, क्योंकि ये इसी के द्वारा काउंट हो जाएगा। जब ये ऑब्वियस सी बात है, इसके ज्यादा नंबर है तो ये काउंट कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये डीपीएम पता चल गया आपको 3 डिजिट डीपीएम कैसे वर्क करता है। तो 29 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मार्क्स। अब जो ये डिवाइस दिया है इसका नाम पूछ रहा है। अब पहले ये जान लो कि ये है क्या। तो ये हमारा मल्टीप्लेक्सर है, मल्टीप्लेक्सर है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में मक्स बोलते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ढेर सारे इनपुट को लेना और एक आउटपुट देना। ठीक है, इस पे हम कई सारे इनपुट देते हैं, एक आउटपुट हमें प्राप्त होता है। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। ठीक, ये 2:4, 2:1 भी हो सकता है, जैसे 2:1, 4:1, 8:1, इन तीनों फॉर्म में हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है कि हमारी यहाँ 8 लाइन इनपुट की है और एक आउटपुट की है। 4 लाइन हमारी इनपुट की है और 1 लाइन हमारी आउटपुट की है। इसमें 2 लाइन इनपुट की है और 1 लाइन आउटपुट की है। ये हमारी सेलेक्टिव लाइन है और इसको हम मल्टीप्लेक्सर कहते हैं। क्या कहते हैं हम? मल्टीप्लेक्सर कहते हैं। और इसकी अगर आईसी की बात करें तो 7106 और 7107 ये इसकी आईसी है। किसकी? मक्स की। किसकी आईसी है? हमारी मक्स की। ठीक है, और ये हमारा कुछ एक कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग है कि अगर कई जगह से हम इनपुट लेकर के एक आउटपुट दे रहे हैं तो हम उसका रिवर्स भी कर सकते हैं। और वो किसका काम होता है? डी मल्टीप्लेक्सर का। जैसे यहाँ पे हमारी एक इनपुट जारी है और ये कई सारे आउटपुट में हमारा दे रहा है। ठीक है, एक इनपुट हमारा दे रहा है और इसमें हमें कई सारे आउटपुट मिल रहे हैं। इसमें कई सारे इनपुट हैं और एक आउटपुट मिल रहा है। इनपुट कई सारे हैं, आउटपुट एक है। अब एक इनपुट, आउटपुट कई सारे। ठीक, जो काम मक्स का होता है जस्ट उसके वाइज वर्सा हमारा डी मक्स का कार्य होता है। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए यहाँ पे इसका जैसे
2:1 है, 4:1 है, 8:1 है। ठीक उसी प्रकार हमारा डीमक्स का भी होता है, बशर्ते इसमें इनपुट तो एक ही रहेगी, तो 1:2, 1:4 और साथ ही 1:8। ठीक है, तो ये कुछ इस फॉर्म में हमारा आउटपुट देता है। जैसे ये हमारा इनपुट इस फॉर्म में लेता था कि ज्यादा इनपुट ले रहा है और आउटपुट हमारा एक ही कर रहा है, वैसे डीमक्स ये काम करता है। अब डीमक्स की बात करें तो इसकी आईसी है 74139। ठीक है, 74139 और 74138, जिसको हम क्या कहते हैं, डिकोडर आईसी। ठीक है, इसको हम कहेंगे डिकोडर आईसी। 74139 और 74138 हमारी उपयोग की जाती है। तो मक्स की आईसी पूछा जाए तो 7106 और 7107 होगा। डीमक्स की आईसी ये होती है। ठीक, 2:4 डुअल लाइन, डुअल टू क्वाड लाइन, 2:4 डुअल लाइन का ये हमारा डीमक्स की आईसी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा मल्टीप्लेक्सर होगा, क्योंकि ये पूछा है ये क्या है, ये क्या है, किस चीज का सर ये मिल रहा है। अगर यहाँ पे एक्स लगा के बोलता है कि कौन सी आईसी है, तो हम 7106 कहते हैं या 7107 जो हमारे ऑप्शन में होता। ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लेक्सर है, ये हमारा डीमल्टीप्लेक्सर था। और इनका कार्य हमने बताया कि एक इनपुट लेकर के अगर कई जगह बांट रहा है तो हमारा डीमक्स काम है, और मल्टीप्लेक्सर का काम क्या होता है, कई सारे इनपुट ले करके एक आउटपुट देता है। ठीक है, कोडिंग हो रही है। अब एम्पलीफायर आप सभी को पता है कि एम्पलीफिकेशन का काम करता है, यानी वैल्यू को बढ़ाता है, जो भी हमारा वोल्टेज एम्पलीफायर होता है। ठीक, इस तरह से जिसमें हम रजिस्टर यूज करते हैं, कैपेसिटर यूज करते हैं, इसकी सर्किट होती है। ऑक्सीलेटर काम होता है दोलन जनरेट करना। ठीक है, मॉड्यूलेटर हमने पढ़ रखा है, मॉड्यूलेट करने का सिग्नल को काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी इनपुट लाइन्स आर अवेलेबल इन BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर आईसी। अब इसमें पूछ रहा है BCD से 7 सेगमेंट डिकोडर आईसी में कितने इनपुट लाइनें उपलब्ध होती हैं, तो कितनी होती हैं, 4 होती हैं। ठीक, पहले तो ये देख लिया हमने कि इनपुट लाइनें हमारी कितनी होती है, 4 होती है। अब BCD में क्या पूछ सकता है कि इसकी आईसी 7447। ठीक है, इसकी आईसी का नंबर ये है, हमारा BCD टू 7 सेगमेंट आईसी का है नंबर 7447। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म बाइनरी कोडेड डिवाइस या डिस्प्ले। ठीक है, ये हमारा 31 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अच्छा ये समझ मिल लेते हैं। ठीक, 7 टू सेगमेंट डिस्प्ले की बात कर रहा है। इनपुट लाइनें हमने बताया 4 होती है, तो ये देखिए BCD की हमारी इनपुट लाइनें 4 है, A, B, C और D। ठीक है, अब ये कहां जा रहा है, ये हमारा 7 सेगमेंट में जा रहा है आउटपुट के लिए। ठीक, ये वाली आईसी लगी होती है, फिर हमारी डिस्प्ले करने के लिए हमारी सेगमेंट वाली डिस्प्ले डिवाइस लगी होती है। तो जैसे हमने आपको बताया था उसमें नंबरिंग कैसे ABC से होती है, तो यहां देखिए A B C D E F G H तक हमारी, सॉरी E F G तक थी, तो G तक हमारी सारी आउटपुट लाइनें निकली हुई है कि ये वाली लाइन यहां जाएगी। और हमने ये भी बताया था कि एक हमारी जो सेगमेंट है, एक सेगमेंट कितना 20 मिली एम्प। तो अगर हमें 8 डिस्प्ले करवाना है तो 8 डिस्प्ले करवाने में हमारा अगर देखा जाए तो कितना मिली एम्प लेगा, तो 140 मिली एम्प लेगा। अब ये क्या है, तो इसका कनेक्शन कैसे कैसे किया जाता है ये हमने यहां देखेंगे हम। ठीक, कॉमन कैथोड डिस्प्ले और कॉमन एनोड डिस्प्ले। अब इसका मतलब क्या है, कॉमन का मतलब होता है जो सबके लिए समान हो। ठीक, तो कैथोड समान है, यहाँ पे कैथोड और यहाँ पे एनोड समान है। अब आपको पता है कि अगर एक डायोड की बात करें, ये एलईडी तो है, एलईडी का काम होता है ना ग्लो करना, तो एलईडी में इसको हम कहते हैं एनोड और इसको कहते हैं कैथोड। तो एनोड हमारा पॉजिटिव होता है, कैथोड हमारा निगेटिव होता है। यानी कि एलईडी के अगर सारे एनोड को, ये सारे पॉजिटिव पार्ट को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो वो हमारा क्या हो जाता है, कॉमन एनोड कहलाता है। और अगर एलईडी के सारे
निगेटिव पार्ट को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है, कॉमन कैथोड डिस्प्ले। अब देखिए कैसे इसका कनेक्शन है थोड़ा, ये देखिए ए बी सी डी ई एफ जी, हमें पता है कि ये सारे हमारे क्या शो कर रहे हैं, ये वाला सेगमेंट शो कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए हम कि ये सारे सेगमेंट शो कर रहे हैं। अब इसमें आप देखिए कि क्या कॉमन किया गया है, इन सभी का जो निगेटिव वाला पार्ट है वो हमारा कॉमन करके ग्राउंड कर दिया गया, क्योंकि वो निगेटिव ही है ऑलरेडी, तो हमारा वो कॉमन करके ग्राउंड कर दिया गया। तो इसको किस लिए, इसलिए हम क्या कहते हैं, कॉमन कैथोड डिस्प्ले, ठीक। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके जो फ्री हैंड कौन से हैं, मतलब किसको फ्री छोड़ दिया गया है, तो इनके निगेटिव वाले पार्ट को फ्री छोड़ दिया गया है और कॉमन किसको किया गया है, सारे के सारे एनोड पार्ट को हम कॉमन कर दिए हैं और सारा एनोड यानी पॉजिटिव है और इसको एक पॉजिटिव सप्लाई से हमने कॉमन करके जोड़ दिया। अब इसको कॉमन करके ग्राउंड नहीं करना है वरना डायोड वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे हायर पोटेंशियल होगा और इस वाले पार्ट से ये नेगेटिव है तभी हमारा डायोड वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं वर्क करेगा। तो एलईडी ग्लो करवानी यानी कि पॉजिटिव रखना होगा, ठीक है। तो ये हमारे सारे कॉमन एनोड है और ये वाले हमारे कॉमन कैथोड वाले कनेक्शन है, ठीक है। इसके पहले हमारा बीसीडी का सेगमेंट लगेगा, फिर ये वाली डिवाइस लगेगी और इस तरह से होगा। अब इसका जो पैटर्न है ये देखिए कौन कौन से ये नंबर शो कर सकते हैं। इसको हम पिछले वाले में देखे थे ऑन ऑफ करके, जैसे कि ए ऑन रहेगा कि बी ऑन रहेगा। अब जैसे 0 हमें डिस्प्ले करवाना है तो 8142 फॉर्मूला से हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा 0000 है तो बीसीडी हमारा 0 शो करेगा। अब ये वाला याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सा इस तरह से कर सकते हैं। आप यहाँ लिख ले 8421। अब बोल रहे हैं हम कि 9 जो है 9 वाले को डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, या कन्वर्जन इसको कह लो, डिजिटल टू डेसिमल और डेसिमल टू डिजिटल कन्वर्जन में ही आता है ये बाइनरी वाला, ठीक है। हमने कहा कि 9 शो करवाना है तो हमें पता होना चाहिए कि इसको किसको ऐड करेंगे कि 9 हमें मिल जाए, किसको ऐड करेंगे कि 9 मिल जाए। तो 8 और 1 को हम अगर ऐड करेंगे तो 9 मिल जाएगा। तो 8 के नीचे 1 लिख लो और 1 के नीचे 1 लिख लो, ठीक है। और बाकी जगह हमारा 2 जहां जो भी स्थान बचेगा वहां पे 0 लिख देना है। तो इस तरह से कनेक्शन में हम देंगे कि 1001 यानी 8 वाले को 1 कर देंगे, 4 वाले को 0, 2 वाले को 0 और 1 वाले को 1 कर देंगे हमारा। तो हमें यहाँ पे 9 हो जाएगा। ये 9 क्या है, ये हमारा डेसिमल डिजिट है। देखिए 9 को डिस्प्ले करवाना है तो हमने क्या किया, ये 8 को 1 किया और 1 को 1 किया, ठीक, पैटर्न में, तो 9 डिस्प्ले हो गया। आया समझ। इसी तरह से अगर दूसरे नंबर को डिस्प्ले करवाना है, मान लो हमने कहा कि 4 को डिस्प्ले करवाना है, 4 को, ठीक है। तो चलो इसी फॉर्मूले से देखते हैं, 8 और 4 2 1 8421 फॉर्मूला कहते हैं इसको, और इसमें हमें 4 डिस्प्ले करवाना है। तो किसको ऐड करेंगे कि 4 आ जाए, तो 4 के नीचे 1 लिख देते हैं, बाकी जगह 0 कर देते हैं। तो क्या ये 4 हमें मिल गया, हाँ। तो इतना लंबा टेबल याद करने की बजाय हम 8421 याद कर लेंगे और हम ये जान लेंगे कि कैसे कन्वर्जन होता है। तो कन्वर्जन में कुछ नहीं करना होता, 8421 लिख लो या माइंड में सोच लो, फिलहाल लिख करके याद कर सकते हैं हम कि 8421 लिख लिया। अब जिस नंबर का कन्वर्जन करना है उसके नीचे नीचे हम ऐड करके 1 लिख देते हैं कि मान लो 8 9 10, अगर कन्वर्जन की बात कर रहे हैं 10 है तो 8 + 2 10 होता है, तो 8 और 2 के नीचे 1 1 कर देंगे, बाकी जगह 0 कर देंगे, तो वो 10 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप कहोगे कि यहाँ पे तो इनवैलिड लिखा है मैम, हाँ यहाँ इनवैलिड लिखा है। वो इसलिए इनवैलिड लिखा है क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ 7 सेगमेंट डिस्प्ले की बात कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ 7 सेगमेंट डिस्प्ले की बात करेंगे तो यहाँ पे 9 के अलावा 10 नहीं शो कर सकता, क्योंकि उसके लिए अलग 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगाना होगा। या क्यों, क्योंकि इसमें 0 दिखाओ और दूसरे वाले में 1 दिखाओ। तो ये इतना हाईली काम करने से अच्छा है कि न्यूमेरिक वाला यूज कर लेंगे, अल्फा न्यूमेरिक डिस्प्ले। कौन सा वाला, अल्फा, ठीक है। ये वाला जो हम यूज कर लेंगे तो हमारा 2 डिजिट भी शो करने लगेगा।
और साथ में हमारा अल्फाबेट भी शो करने लगेगा, जो कि पिछले अभी फिगर में दिखाया था। तो इस तरह से ये इनवैलिड दिखा रहा है 15 तक का। बीसीडी कोड हमारा 15 तक होता है, 0 to 15 हमारा बीसीडी कोड होता है, बट ये शो नहीं कर पा रहा क्योंकि ये 7 सेगमेंट है, उस हिसाब से हमारा यहाँ पे 9 तक कर रहा है। कन्वर्जन इसी तरह से होगा। अगर मान लो हमने पूछा कि चलो हम मान रहे 16 को दिखाना है, ठीक, 14 को दिखाना है, तो कौन कौन सा ऑन होगा हमारा, तो 8 4 2 1 लिख लिया, और क्या क्या जोड़े हम इसमें से कि ये 14 आ जाए। ठीक है, 14 के लिए 8 + 4 + 2 1 कर देंगे तो हमारा 14 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 कर देंगे, 3 1 और 1 0, 14 के साथ 3 1 और 1 0। इस तरह से बहुत कम टाइम में आप डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कर सकते हैं और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन इजीली कर सकते हैं। अब चलो, जब डेसिमल टू बाइनरी बता दिया तो बाइनरी टू डेसिमल भी यही बता देते हैं कि यहां से कैसे। मान लो ये दिया हुआ है, कोई आपको एक डाटा दिया है, कहा कि ये बताओ इसका डेसिमल कन्वर्जन क्या होगा, तो सेम वही फॉर्मूला करना है। इसके ऊपर 8 4 2 1 लिखो और देखो कि कहां कहां 1 है, उसको ऊपर वाले को जोड़ दो। तो ये देखो 4 2 1, यहाँ पे देखो 4 2 1, अब इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 7, यानी किसका डेसिमल है, ये 7 का डेसिमल है। तो प्रैक्टिस में लाएंगे तो आप इसको भी आराम से कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 4 हो जाएगा, और बाकी इसके अलावा जो भी डाटा था वो हमने डिस्कस कर लिया। होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच टाइप ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले ऑल द 8 एनोड आर लेफ्ट फ्री। फ्री का मतलब खुला छोड़ना, सारे के सारे एनोड को खुला छोड़ने की बात कर रहा है। इसका मतलब कॉमन कौन होगा, कैथोड वाला, यानी निगेटिव वाला पार्ट। किस प्रकार के 7 खंडों में सभी 8 एनोड को स्वतंत्र प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो हमने बताया कि एनोड को खुला छोड़ा है, स्वतंत्र। तो अब देखो यहाँ पे एनोड को स्वतंत्र कहाँ किया गया, ये रहा हमारा एनोड सारे, और इसको स्वतंत्र किया गया है, यानी कि हमारा कॉमन क्या है, कॉमन हमारा कैथोड है। तो ये कौन सा वाला हो गया, कॉमन कैथोड डिस्प्ले। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि साफ साफ लफ्जों में इसमें लिखा हुआ है कि स्वतंत्र कौन है, एनोड है। इसका मतलब कॉमन कौन होगा, कैथोड होगा। अगर पूछता कि सभी 8 कैथोड को, अगर पूछता सभी 8 कैथोड को खुला छोड़ दिया गया है, तो कॉमन क्या होता, तब कॉमन हमारा एनोड होता। ठीक है, तो 32 का आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, जो कि है कॉमन कैथोड टाइप। अभी पीछे हमने डिस्कस भी किया है। ये एनोड वाला है फिगर, इसमें देखिए किसको हम किए हैं फ्री, सारे कैथोड को फ्री कर रखा है। कॉमन क्या है, कॉमन एनोड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है, हाउ द स्केलिंग डाउन ऑफ द इनपुट इज अरेंज इन द डिजिटल पैनल मीटर। डीपीएम पैनल मीटर में इनपुट की स्केलिंग को कैसे व्यवस्थित किया जाता है। अभी हमने डीपीएम वाला जब स्टार्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 30 और आई थिंक 29, ठीक, तो उसमें हमने बताया था कि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट यूज होता है डीपीएम में। तो कौन सा सर्किट यूज होता है हमारा, वोल्टेज डिवाइडर यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें रेगुलेटर सर्किट का काम क्या होता है, देखो रेगुलेटर सर्किट मतलब कि जब हाई वोल्टेज आ रहा है या लो वोल्टेज चला जा रहा है, तो एक समान वोल्टेज पे उसको रेगुलेट करना और जितनी जरूरत होती है उतनी देना। तो रेगुलेशन का वही कार्य होता है। ठीक है, लो पास फिल्टर सर्किट का मतलब है जो लो फ्रीक्वेंसी होती है उनको पास करता है, बाकी सबको रोक देता है, वहीं पे नहीं पास होने देता है। डी ऑप्शन क्या लिखा हुआ है हमारा, फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव फिल्टर सर्किट यूज। अब फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव फिल्टर सर्किट क्या करता है हमारा, वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हमें जिसका यूज करना है उसको सेलेक्ट कर लेता है, बाकी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उसको हटा देगा। मान लो कि हमें 8 हर्ट्ज और 10 हर्ट्ज 15 हर्ट्ज इस तरह से कुछ फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करना है और इनको यूज करना है, तो बाकी जो बीच की है, चाहे आगे की है चाहे पीछे की है, इन सबको ये इग्नोर कर देगा और बाकी जो भी सेलेक्टिव है वही सेलेक्ट करेगा, उसी पे प्रोसेस करेगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम जान रहे हैं कि डिजिटल पैनल मीटर की बात हमने जब की थी, हमने बताया था क्या यूज होता है, वोल्टेज डिवाइडर यूज होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ब्लॉक। अब देखो इस ब्लॉक एक्स का फंक्शन बोल रहा है। हमने अभी मल्टीप्लेक्सर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो वहां पे हमने दिखाया था कि ये वाला मक्स का कार्य कर रहा है और ये वाला हमारा डीमक्स का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या कार्य कर रहा है, हमारा डी मल्टीप्लेक्सर है। क्या है ये, हमारा डी मल्टीप्लेक्सर है। और ये अगर मल्टीप्लेक्सर पूछता तो ये वाला हमारा मल्टीप्लेक्सर है। क्यों, क्योंकि कई सारे इनपुट ले रहा है, एक आउटपुट दे रहा है, तो ये मल्टीप्लेक्सिंग मिक्सिंग का काम कर रहा है। ठीक है, और ये हमारा एक ही इनपुट ले रहा है, उसको कई सारे को बांट रहा है, तो हमारा डी मल्टीप्लेक्सिंग का कार्य करता है। अब जैसे एग्जांपल समझो, जैसे आपकी मम्मी है, घर में 4 बेटे हैं, तो उनके पास जो पैसा रहता है वो सबको बांटती है, तो उनको उस समय क्या कहेंगे हम, डी मल्टीप्लेक्सिंग का कार्य कर रही है। यानी एक जगह सोर्स है और वहां से सबको बांटा जा रहा है। ठीक है, और अगर मल्टीप्लेक्सर का एग्जांपल समझना है, तो जैसे 4 बेटे हैं घर में, चारों कमा के ला करके अपनी माँ को दे रहे हैं, तो उस हिसाब से हम देखेंगे तो ये मल्टीप्लेक्सिंग का कार्य हो रहा है। किसके पास जा रहा है, माँ के पास जा रहा है, फिर वो वहां से सारा प्रोसेस कर रही है, जो भी यूज करना है, कहीं देना है, वो कर रही है। ठीक, तो वो हमारी मल्टीप्लेक्सिंग हो गई और ये हमारी डी मल्टीप्लेक्सिंग हो गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा डी मल्टीप्लेक्सर। Which next question है 35, which signal format is used in DPM meter to display the input information। अब पूछ रहा है जो इनपुट इंफॉर्मेशन होता है वो डिस्प्ले करवाना है। ठीक, इनपुट सूचना का प्रदर्शन करने के लिए डिजिटल पैनल मीटर में कौन से सिग्नल फॉर्मेट का उपयोग होता है। हमने बताया कि एनालॉग मीटर यानी एपीएम की बात करेगा तो वो हमारा क्या दिखा रहा है, एनालॉग आउटपुट दिखा रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। अगर डीपीएम की बात कर रहा है तो वो न्यूमेरिक फॉर्म में दिखा रहा है, न्यूमेरिक मतलब नंबर के फॉर्म में दिखा रहा है, हमने बताया था, और फिगर भी दिखाया था कि देखो नंबर में शो हो रहा है, तो ये क्या है, हमारा डीपीएम वाला है। ठीक है, डीपीएम डिस्प्ले डिवाइस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा न्यूमेरिक फॉर्मेट, और ऑप्शन नंबर सी 35 का आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक रहती है, बाकी वीडियो कैसे लगी बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिएगा। थैंक यू।